नमस्कार। आज 10 जुलाई 2025 की कुछ ज़रूरी खबरों पर बात करेंगे भाग 1 में। ये खबरें उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर अहम हो सकती हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास आज कई तरह के स्रोत हैं, कुछ अदालती फैसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं और कुछ नई तकनीकें भी हैं। कुछ विषयों पर शायद हमने पहले भी हल्की बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनको निकालें और उनके अलग-अलग पहलुओं को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले फोन टैपिंग। मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसलों में कुछ विरोधाभास सा दिख रहा है। दोनों ही मामलों में आधार था अपराध के लिए उकसावे को रोकना। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कानून की तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो टैपिंग वो निजता के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और उन्होंने इंटरसेप्शन का आदेश रद्द कर दिया। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल ऐसा ही एक आदेश को उसे बरकरार रखा है। जी हाँ। इसमें अब कई चीजें देखने वाली हैं, जैसे टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत जो 2024 में नियम बने हैं वो, आईटी एक्ट 2000 भी है और खासकर पीयूसीएल बनाम भारत संघ केस 1997 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे वो बहुत अहम हैं। हाँ, पीयूसीएल वाला केस। वो तो लैंडमार्क था शायद। जी हाँ, उसी ने टैपिंग के लिए सख्त नियम बनाए थे। तो अब ये जो अलग अलग फैसले आ रहे हैं। हाँ, इससे तो भ्रम बढ़ सकता है ना। मतलब आम नागरिक की निजता का क्या होगा? सही कह रहे हैं। ये एक तरह की कानूनी अस्पष्टता है। हो सकता है आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि ये निजता और सुरक्षा के बीच संतुलन वाला मुद्दा हमेशा ही बहुत नाजुक रहा है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी आरई की। एक रिपोर्ट आई है कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडारा है आरई का, करीब 8%। लेकिन वैश्विक खनन में हमारी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। ये अंतर तो बहुत ज्यादा है। हाँ, चौंकाने वाला अंतर है ये। और इस फील्ड में चीन का दबदबा है, मतलब पूरी तरह से। दुनिया का लगभग आधा 49% भंडार उनके पास, 69% माइनिंग वो करते हैं और 90% रिफाइनिंग भी। 90% रिफाइनिंग? बापरे। जी, भारत में जो मुख्य स्रोत है वो है मोनोजाइट रेत। ये हमारे तटीय राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र, उड़ीसा यहाँ मिलती हैं। लेकिन इसके प्रोसेसिंग में एक बड़ी चुनौती है रेडियोधर्मिता, और प्रक्रिया भी काफी जटिल है। अच्छा, तो ये एक वजह है पिछड़ने की। हाँ, एक बड़ी वजह। दूसरी वजह भी है, जैसे हमारी औद्योगिक वैल्यू चेन पूरी नहीं है। मतलब हम अयस्क से ऑक्साइड तो बना लेते हैं, पर उससे आगे एलॉय या मैग्नेट बनाने की क्षमता भी सीमित है। फिर भारी आरईई मतलब एचआरईई की हमारे यहाँ कमी है, और सीआरजेड मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियम भी आड़े आते हैं। अभी सिर्फ इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड आईआरईएल है जो मुख्य रूप से प्रोसेसिंग कर रही है। ये तो सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर डिफेंस और ग्रीन एनर्जी के लिए। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत जरूरी सेक्टर है। कुछ समझौते हुए हैं प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान? जी हाँ, 6 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इनमें आतंकवाद का मुकाबला है, डिजिटल समाधान है, कृषि और रिन्यूएबल एनर्जी पर सहयोग है। इसके अलावा गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और व्यापार निगरानी पर भी समझौते हैं। तो ये पहले से चली आ रही पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। हाँ, 2006 से हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ब्राजील के साथ, ये उसे और मजबूती देंगे। वैसे भी हम ब्रिक्स, G20, IBSA जैसे कई मंचों पर साथ काम करते ही हैं। द्विपक्षीय व्यापार भी अच्छा बढ़ रहा है। 2024-25 में $12.20 बिलियन कर रहा। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्राजील ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सह संस्थापक है और ISA का सदस्य भी है। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं घरेलू नीतियों पर। ये गैर लौह धातु स्क्रैप के लिए EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर नए नियम आए हैं। हाँ, पर्यावरण मंत्रालय ने नए नियम नोटिफाई किए हैं। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसमें मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता जैसी धातुएं शामिल हैं। EPR का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो उत्पाद बना रहा है उसी की जिम्मेदारी है कि उत्पाद के बेकार हो जाने के बाद उसका प्रबंधन कैसे हो। हाँ, मतलब रिसाइकलिंग वगैरह। बिल्कुल। और इसके लिए लक्ष्य भी तय किए गए हैं। 2026-27 में 10% रिसाइकलिंग से शुरू करके 2032-33 तक 75% तक ले जाना है। ये सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक, कह सकते हैं,
महत्वपूर्ण कदम है। वैसे भारत में ईपीआर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2011 के ई कचरा नियमों में आया था। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या जो छोटे उत्पादक हैं उनके लिए ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा? ये चिंता बिल्कुल जायज है। इसके लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। हो सकता है छोटे उद्योगों को कुछ सहायता भी देनी पड़े। सही बात है। अच्छा, अब एक मजेदार तकनीकी खबर, बिचैट और ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग, मतलब बिना सेंट्रल सर्वर या फोन नेटवर्क के मैसेजिंग ऐप, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये ब्लूटूथ लो एनर्जी मैश नेटवर्किंग तकनीक पर काम करता है। इसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, जिन्हें नोड्स करते हैं, उन पर हॉप करता हुआ पहुंचता है। मतलब एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क बन जाता है। अच्छा, जैसे रिले रेस की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसके फायदे ये हैं कि प्राइवेसी बेहतर होती है, क्योंकि कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी है, और गुमनामी भी रहती है क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं चाहिए। बिजली भी कम खर्च होती है। वाह, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। हाँ, कमियां भी हैं। जैसे लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, मतलब मैसेज पहुंचने में थोड़ी देर लग सकती है, और नेटवर्क का प्रबंधन करना भी थोड़ा जटिल हो सकता है। दिलचस्प है ये, प्राइवेसी और सुरक्षा की बहस में एक नया एंगल। चलिए, अब कुछ और खबरें हैं, उन्हें जरा संक्षेप में देख लेते हैं। जी, एक तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM, उसे खारिज कर दिया है। कहा है कि ये एक तरफा है और व्यापार में बाधा डालता है। और गुजरात में खराई ऊंटों को बचाया गया है। ये वो ऊंट हैं जो तैर सकते हैं और मैंग्रोव चढ़ते हैं, अपनी तरह के अनोखे हैं। अच्छा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अनुच्छेद 338 के तहत उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। हाँ, और एक खबर उत्तराखंड से है। वहां की सरकार अपने शहरों की वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करवा रही है, ताकि ये पता चल सके कि बढ़ते शहरीकरण का पर्यावरण पर कितना दबाव पड़ रहा है। तो ये थी 10 जुलाई 2025 की कुछ प्रमुख खबरें भाग 1 की। हाँ, और उनका एक संक्षिप्त विश्लेषण। सोचने वाली बात ये भी है कि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने आरी की बात की, वो कैसे भारत की औद्योगिक क्षमता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिशों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने से जुड़ता है। बिल्कुल सही। और अगर श्रोताओं को यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे हम और डिजिटल होते जा रहे हैं, ये बिचैट जैसी जो विकेंद्रीकृत तकनीकें आ रही हैं, वो भविष्य में व्यक्तिगत गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के नाजुक संतुलन को किस तरह प्रभावित करेंगी, इस पे जरूर सोचिएगा।